स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिफ्थ चैप्टर है नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का एनर्जेटिक्स। उसमें हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है डिस्कशन के लिए वो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसके दौरान हरारत खारिज होती है। एक्सो मीन बाहर, थर्मिक मीन हरारत। ऐसा रिएक्शन जिसमें हरारत खारिज हो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जिसमें हरारत जज्ब हो उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इसकी जो की पॉइंट है वो सुन लीजिएगा। ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान हरारत खारिज हो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान जिस टेस्ट ट्यूब में या जिस किसी सिस्टम के अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है उस के मामले में ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान उस टेस्ट ट्यूब वो गर्म हो जाती है क्योंकि हरारत बाहर खारिज हुई होती है और वो टेस्ट ट्यूब हो जाती है गर्म, हरारत खारिज हुई होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के मामले में ये होता है कि सर हरारत बाहर से जज़ब होती है और टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। ये एक आप लोगों ने बात अपने ज़हन में रखनी है कि सारे एक्सो के दौरान क्या होता है और एंडो के दौरान क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब ठंडी होती है एंडो के दौरान, एक्सो के दौरान टेस्ट ट्यूब गर्म होती है। एंडो के दौरान हरारत जज़ब होती है, एक्सो के दौरान हरारत खारिज होती है। तो ये आपको बात बताते हैं। और एक और होता है इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान जो है इंथाल्पी जो है वो नेगेटिव हो जाती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो प्लस हो जाती है। तो आइए, ये तो बातें थी जो आपकी जुबानी थी। अब हम आपको डिटेल बात बताते हैं कि जो आपके कोर्स के अंदर लिखी हुई है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हरारत जज़ब या खारिज होती है, कोई कहता है फिजिकल चेंज है या कोई केमिकल चेंज हो रही होती है, तो वो तभी मुकम्मल होती है जब कोई हरारत अब्जॉर्ब हो या वो इवाल्व होती है। तो हीट जो कि खारिज या जज़ब होती है केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसे बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। सवाल है जी, हीट ऑफ दैट इज absorb or evolve during a reaction is called, वो हीट जो कि किसी रिएक्शन के दौरान जज़ब या खारिज होती है उसे हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ये चीज है। तो कहता है कि केमिकल रिएक्शन जो है जिसमें हीट एनर्जी खारिज होती है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व, रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व इज कॉल्ड, ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान हीट एनर्जी जो है वो खारिज होती है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिसके दौरान केमिकल रिएक्शन during which heat energy is absorbed is called endothermic reaction। ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान हरारत जज़ब होती है उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये बात अपने जरा ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये आएगा। तो कहता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी जो है ना खारिज होती है एक्सो के दौरान वो सराउंडिंग में चली जाती है और कंटेनर जिसमें जो रिएक्शन हो रहा होता है वो इसको ले लेता है और वो गर्म हो जाता है।
तो इसमें भी आपको बता दूं कि ड्यूरिंग कंटेनर की अगर बात करें, कंटेनर बिकम हॉट ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये अपने बात ध्यान में रखिएगा। और अगली बात है कि सारे कंटेनर आर सराउंडिंग आर कंटेनर बिकम कूल ड्यू टू absorption of heat during endothermic reaction। ये बात अपने जेल में रखिए जरा। सर हरारत के इंजज़ाब की वजह से एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान वो बर्तन ठंडा हो जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान वो बर्तन जिसमें आप रिएक्शन करवा रहे हैं या सराउंडिंग की बात करें वो गर्म हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट आपको वो मारूजी में आपसे पूछेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स के सर एग्जाम्पल्स हैं कुछ इसकी दी हुई, उसमें बताया हुआ है कि कैसे एनर्जी जज्ब हो रही है और कैसे एनर्जी खारिज हो रही है। हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो लिक्विड वाटर बनता है। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल है, ये देखिएगा जरा। 2H2O2 जब मिलते हैं पानी के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और साथ में 571.6 किलो जॉल एनर्जी निकलती है। तो इसका मतलब है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल है कि सर इतनी एनर्जी भी निकलती है जब दो वाटर के हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलते हैं तो पानी के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, साथ इतनी एनर्जी भी खारिज करते हैं। इट मीन कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके दौरान जिस बर्तन में ये रिएक्शन हो रहा है वो गर्म हो जाएगा, जहां एक सिस्टम से सराउंडिंग में इतनी एनर्जी खारिज हो गई है। तो ये इतनी एनर्जी जो है इस रिएक्शन के दौरान खारिज हो रही है। तो इसकी हीट ऑफ जो इतनी एनर्जी खारिज हुई है, अगर हम लोग इस एनर्जी को जो खारिज हुई एनर्जी को लगा हम इसको उधार करें तो ये हीट ऑफ इंथैल्पी या हीट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो ऐसे आएगा। तो ये हीट ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ इंथैल्पी जो है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन, सर अगर हम इसको रिवर्स करेंगे कि पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनानी है तो इतनी एनर्जी हमें दोबारा देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी जज्ब होगी। जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलकर पानी बनाते हैं इतनी एनर्जी खारिज होती है। जब पानी से दोबारा गैस से बनानी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और इतनी एनर्जी जज्ब होगी, फिर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये बात जरा अपने ध्यान में इस तरह रखें आप लोग। तो सर एक और मिसाल मुझे दी हुई है कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ये कार्बन है, इसके दौरान जो है कार्बन को जब मैं जलाऊंगा ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ 393.5 किलो जॉल एनर्जी खारिज होगी। ये खारिज होगी, इधर प्लस की अलामत शो कर रही है कि ये खारिज हो रही है। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कोयले का ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलना। ये मिसाल है जी इसकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। इसकी हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो 393.5 किलो जॉल है। ये माइनस का साइन दे रहे हैं कि इतनी एनर्जी इस सिस्टम से निकल रही है, इवॉल्व हो रही है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है
और इतनी हीट एनर्जी जो है खारिज हो रही है 393.5 किलो जॉल। तो जब ये रिएक्शन हम लोग रिवर्स करते हैं तो इतनी एनर्जी दोबारा हमें जो है ना ये जज्ब करवानी पड़ेगी, और इंथाल्पी चेंज जो है वो इसको इस तरह शो की हुई है। अगर हम कहें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको दोबारा मैंने कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है, तो रिवर्स रिएक्शन करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी दोबारा मुझे खर्च करना पड़ेगी, जज्ब करवानी पड़ेगी। अब तो ये खारिज हो रही है ना, कार्बन का ऑक्सीजन में जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो इतनी एनर्जी खारिज होती है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। अगर रिवर्स रिएक्शन करवाऊं तो इतनी एनर्जी जज्ब करवाना पड़ेगी मुझे, फिर जहां प्लस होगी ये वाली साइन। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन जो है इस तरह हम लोग शो करते हैं, वो इतनी है। इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन इस तरह हम उधर भी शो करते हैं कि सारे इंथाल्पी चेंज या हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो इतनी होती है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स एक और मिसाल उस बंदे ने दी हुई है हमें कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि अगर हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिल गए तो फिर क्या होगा। सर हाइड्रोजन और आयोडीन जो है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है और एनर्जी जज्ब कितनी होती है 53.08 किलो जॉल। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके दौरान इतनी एनर्जी जज्ब हुई है, इसकी चेंज ऑफ इंथाल्पी या हीट ऑफ रिएक्शन जो है, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन वो आएगी 53.08 किलो जॉल। उसको हम ऐसे लिखेंगे। तो हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट करती है सॉलिड आयोडीन के साथ तो हाई टेम्परेचर के ऊपर तो 53.08 किलो जॉल एनर्जी जज्ब होगी, और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की हमारे सामने मिसाल है। इस तरह उसने कहा कि जब बादलों के अंदर बादल गरजते हैं तो फजा की 78% या 79%, 79% जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जज्ब हो जाती है। वो भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल है। उसके दौरान भी हरारत जज्ब होती है। सर जब नाइट्रोजन मिलती है फजा की मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और एनर्जी भी साथ जो है वो 180.06 किलो जॉल एनर्जी जज्ब होती है। ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस तरह करके ये एक रिएक्शन है शो करवाया हुआ है कि आपके सामने दो रिएक्शन जो हैं वो एक्सोथर्मिक हैं और नीचे वाले दो रिएक्शन जो हैं वो एंडोथर्मिक हैं। इसकी हीट ऑफ इंथाल्पी या हीट ऑफ रिएक्शन या इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन या इंथाल्पी चेंज जो है वो 180.6 किलो जॉल है। तो स्टूडेंट्स ये एक हमें रिएक्शन शो करवाए हुए हैं कि इनके दौरान कितनी कितनी एनर्जी जज्ब होती है या खारिज होती है। तो ये जो इतनी ज्यादा एनर्जी जज्ब होती है या खारिज होती है इसको हम मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज कर लेते हैं, और वो मकासद कौन से हैं वो उसके बारे में भी हम आपसे बात करते हैं। कि कहता है कि ये एक जाते खुद एक ना हीट का खारिज होना या जज्ब होना किसी रिएक्शन के दौरान, उसको हम लोग सेल्फ हीटिंग या सेल्फ कूलिंग पैक्स में यूज करते हैं। तो ये पैक्स जो हैं उनमें रिएक्टेंट्स होते हैं और वो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन को शो करते हैं और उससे हमें हीट प्रोवाइड की जाती है या फिर हमें हीट कम की जाती है या ठंड पैदा की जाती है। तो हमारे कहता है कि रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जो है ना ऐसी कंडीशन बहुत ज्यादा अवेलेबल है हमारे कि जहां एनर्जी की हमें जरूरत होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान कहता है कि केमिकल रिएक्शन जो है ना वो ऐसे हैं कि हम लोग जिसमें
एनर्जी खारिज होने के अमल को पढ़ते हैं और वो खारिज होने वाली एनर्जी मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं तो केमिकल रिएक्शन के दौरान यानी केमिकल एनर्जी किसी भी रिएक्शन की रिएक्टेंट्स की केमिकल एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उस हीट एनर्जी को हम लोग आगे अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसकी मिसाल उस बंदे ने हमें कुछ इस तरह दी हुई है कि स्टूडेंट्स उसको जरा देखते हैं कि ये टॉपिक को हम लोग रेज करते हैं और स्टूडेंट्स इसमें बताएंगे कि यूजेस कौन से हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। यूजेस हम बताएंगे। सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहां कहां इस्तेमाल करते हैं हम लोग। पहला उस बंदे ने हमें ये रिएक्शन बताया है कि जब फॉसल फ्यूल जलते हैं तो फॉसल फ्यूल जैसे कोयला, गैस, ऑयल, कोल, गैस, ऑयल, कोल, जब ये बर्न होता है इसके दौरान हीट एनर्जी निकलती है। तो इस हीट एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए, कुकिंग वगैरह के लिए, घरों में घरों को गर्म करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग। घरों में और इंडस्ट्रीज के अंदर इस हीट एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस जलने के अमल के दौरान कंबस्टन जब होती है, ड्यूरिंग कंबस्टन इन इंजन्स, इंजनों में कंबस्टन, कोई तेल वगैरह जलता है इंजनों के अंदर तो उससे गाड़ियां मूव करती हैं, व्हीकल्स मूव करती हैं। तो जब हम लोग फैट वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह को, खुराक वगैरह को हम लोग खाते हैं तो ये बायोलॉजिकल फ्यूल जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, वो है प्रोटीन, वो है लिपिड्स। जब ये लिपिड्स वगैरह जब टूटते हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के दौरान इसे केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है हीट एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को एनर्जी चेंज होती है हीट एनर्जी। इस हीट एनर्जी को हम लोग मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को गर्म रखने के लिए, जिंदगी के मुख्तलिफ काम करने के लिए। इस केमिकल एनर्जी को हम लोग अपने एटीपी की शक्ल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फिर एटीपी जो एनर्जी है उसको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये फॉसल फ्यूल जब जलेंगे तो हीट पैदा होगी, उस हीट को घरों को गर्म रखने के लिए इंडस्ट्रीज ने मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुकिंग के लिए, गाड़ियों के अंदर तेल वगैरह, पेट्रोल वगैरह इंजनों में जलेगा तो उससे गाड़ियां मूव करती हैं उस हीट से। तो आगे कहता है कि एक जो पावर स्टेशंस के ऊपर अगर आप लोग की बात करें तो वहां कोयला, तेल वगैरह को जला के हम लोग टरबाइन चलाते हैं। टरबाइनों के जब घूमने से बिजली पैदा होती है। तो ये बिजली की एक बहुत बड़ी प्रपोर्शन जो है वो पावर स्टेशन से पैदा की जाती है। तो फॉसल फ्यूल को जलाया जाता है। इन पावर स्टेशन के अंदर फॉसल फ्यूल्स बर्न किए जाते हैं टू प्रोड्यूस हीट पैदा के, फॉसल फ्यूल को जला के हम लोग हीट पैदा करते हैं। तो इस हीट को, इससे हम लोग हाई प्रेशर के ऊपर स्टीम पैदा करते हैं और इस हाई प्रेशर स्टीम जो है उसको हम लोग टरबाइन को घुमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाई प्रेशर
स्टीम जो है यूज्ड टू रोटेट टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कि पहले हमने फॉसल फ्यूल कोयला तेल गैस को जलाना है, उससे पानी को भाप में कन्वर्ट करना है, हाई प्रेशर स्टीम पैदा करनी है। इस स्टीम्स को हमने टरबाइन को घुमाने के लिए इस्तेमाल करना है। जब टरबाइन घूमेगी तो उससे बिजली पैदा होगी। कहता है कि जब गाड़ियां चलाते हैं हम लोग तो इंजनों पेट्रोल डीजल वगैरह को इंजन के अंदर वो एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ऊपर भी मैंने बात कर दी है। इंजनों वगैरह के अंदर ये तेल डीजल जो पेट्रोल है वो जलता है तो फिर उससे हीट पैदा होती है। उस हीट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने गाड़ी को मूव करने के लिए। एक एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन की और दिखाई हुई है अपने आप को एंजॉय करने के लिए। फायरवर्क्स, इसके बारे में भी सुन लीजिएगा। आतिशबाजी जो है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल है। ये जितने भी रिएक्शन जो हो रहे हैं ना ये सारे एक्सोथर्मिक ही हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये वाला है। फायरवर्क जो है ना कहता पैदा किस तरह होती है कि रिएक्टेंट्स के जलने से पैदा होती है, जिससे हीट, लाइट और साउंड पैदा होती है। हीट, लाइट और साउंड, तीन चीजें पैदा होती हैं जब कोई रिएक्टेंट्स जलते हैं आतिशबाजी के दौरान। सर वो रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं? मेटल के साल्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मेटल साल्ट along with ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेटल के साल्ट जो हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एक मुख्तलिफ तरह के कलर पैदा करते हैं। मेटल के साल्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब जलते हैं बर्न टू प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स। जी है जी इसका मेन मैकेनिज्म। सर आतिशबाजी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें मेटल साल्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब जलते हैं तो मुख्तलिफ तरह के रंग पैदा करते हैं। अब क्या बताया आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान? सर ये तमाम रिएक्शन एक्सोथर्मिक हैं, एक्सोथर्मिक हैं, तमाम रिएक्शंस हैं। क्या है कि फूड जब हम उसको मेटाबोलाइज करते हैं, उससे हीट एनर्जी निकलती है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। फॉसल फ्यूल हैं वो खबा इंडस्ट्री के अंदर हो, इंडस्ट्री में हो, खबा वो व्हीकल्स के अंदर हैं, वो भी हीट पैदा करते हैं। उसको हम लोग मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉसल फ्यूल्स को इंडस्ट्रीज ने हीटिंग के लिए, ठीक है। इस तरह अगर फॉसल फ्यूल हम घरों में जला रहे हैं तो खाना पकाने के लिए, कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हीकल्स को रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही जो है फॉसल फ्यूल्स अगर हम पावर स्टेशन के ऊपर इस्तेमाल करें बिजली पैदा करने के लिए, पावर स्टेशन के ऊपर वहां स्टीम पैदा होगी, उससे टरबाइन घूमती है और उससे बिजली पैदा होती है। टरबाइन रन करती है। तो ये चीजें तमाम जो आपको बताई हैं इसमें यही चीजें ओवरऑल हमें बताई हुई हैं कि फॉसल फ्यूल जो है वो बर्न करने हैं, उससे हीट एनर्जी पैदा होनी है। उस हीट एनर्जी को कुकिंग के लिए इस्तेमाल करें, इंडस्ट्री में, घरों में इस्तेमाल करें। इंजनों के अंदर जब फॉसल फ्यूल डीजल पेट्रोल जलेगा तो उससे गाड़ियां मूव होंगी।
बायोलॉजिकल फॉसल जो फ्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह, जब वो मेटाबोलाइज होंगे उससे केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। पावर स्टेशन के ऊपर अगर हम लोग फॉसल फ्यूल को, पेट्रोल, कोयला, गैस को जलाएंगे तो उससे हीट एनर्जी पैदा होगी। उस हीट एनर्जी को हम लोग हाई प्रेशर स्टीम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो हाई प्रेशर स्टीम को हम लोग टरबाइन को घुमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे बिजली पैदा होती है। फायर वर्क भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल है। तो उसमें क्या है, हीट पैदा होती है, लाइट पैदा होती है, साउंड पैदा होती है। तो स्टूडेंट्स, मेटल साल्ट अलोंग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब बर्न होते हैं, जलते हैं, तो उससे क्या पैदा होती है, मुख्तलिफ तरह के रंग पैदा होते हैं, आवाजें पैदा होती हैं और लाइट पैदा होती है। ये तीनों काम आतिशबाजी के दौरान हो रहे होते हैं। ये तो था स्टूडेंट्स आज का अपना टॉपिक के एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है और उसके यूजेस क्या है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।